हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द ब्रेन गेन। आज का टॉपिक है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। इस पूरे चैप्टर के नोट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पे एक मेल भेज दीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट द एक्सक्लूसिव नोट्स फॉर द होल चैप्टर। थैंक यू सो मच। तो कंजर्वेटिव रजीम्स अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना चाहते थे, लेकिन तब तक रेवोल्यूशनरीज आ चुके थे और लिबरलिज्म और एंड नेशनलिज्म इंक्रीजिंगली एसोसिएट होने लगा रेवोल्यूशन के साथ। सो व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन मीन्स एक ऐसा बड़ा ड्रास्टिक चेंज जो कॉमन पीपल एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ले आते हैं। सो मैनी चेंजेस या ऐसा कहें मैनी रेवोल्यूशंस टू प्लेस 1830 टू 1848 के बीच में। बट लेट्स रीकैप 1830 से पहले क्या क्या हुआ टू गेट अ पिक्चर ऑफ द सिचुएशन। सो 1789 द स्प्लेंडिड फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पहला स्टेप था नेशनलिज्म की तरफ। देन 1804 जिसमें नेपोलियन का एरा शुरू हो चुका होता है। नेपोलियन ने फ्रांस को मॉडर्नाइज कर दिया था और बाकी यूरोप में को भी कॉन्कर कर लिया था। फिर इसके बाद आते हैं कंजर्वेटिव्स। 1815 में ट्रीटी ऑफ वियना के बाद फ्रांस सारे टेरिटरीज लूज कर देता है और साथ ही साथ बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं। एम्बर्बन डायनेस्टी वापस से रीस्टैब्लिश हो जाती है एंड मोनार्किकल सिस्टम या ये कहें कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वापस से आ जाते हैं इन यूरोप। नेक्स्ट 1815 से 1830 दैट इज द कंजर्वेटिव्स एरा। इस एरा में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव रजीम्स ही अपने सारे चेंजेस कर देता है और लिबरल नेशनलिस्ट के जितने भी मूवमेंट्स हैं उन सबको दबा देता है। देन कम्स रेवोल्यूशंस बिटवीन 1830 टू 1848। अभी जो रेवोल्यूशंस है इट इज़ लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। अभी लिबरल नेशनलिस्ट कौन थे? लिबरल नेशनलिस्ट वो लोग थे जो एजुकेटेड मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, जैसे कि प्रोफेसर्स, टीचर्स, क्लर्क्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। तो ये सारे लोग ही लिबरल नेशनलिस्ट थे जिनके बारे में हमने व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर में हमने देखा था। नाउ फर्स्ट रेवोल्यूशन जो कि हुआ था फ्रांस में। यस, तो पहला भी रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ था 789 एंड ऑल्सो दोबारा से 1830 में भी सबसे पहला रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ। सो द फर्स्ट अपहीवल इन फ्रांस इट टूक प्लेस इन जुलाई 1830। तो जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ इट वाज लेड बाय लिबरल नेशनलिस्ट। और यहाँ क्या हुआ, इस रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पे चेंज आया। चेंज ये था कि मोनार्किकल सिस्टम से चेंज होके ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक मोनार्क होगा और एक इलेक्टेड मेंबर्स की बॉडी होगी जहाँ पे वो जितने भी मिनिस्टर्स इलेक्टेड होंगे वो सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट किए जाएंगे। और यहाँ जो मोनार्क है वो पहले वाला मोनार्क ही है लुइस फिलिप, जिसे इंस्टॉल किया था कंजर्वेटिव्स इन फ्रांस। तो अगेन ही इज़ दी मोनार्क हियर अगेन इन 1830। बट यहाँ पे चेंज ये है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई। इसका मतलब लुइस फिलिप के जितने भी पावर्स है वो अब लिमिटेड हैं और उसे अकॉर्डिंग टू रूल बुक यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। देन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इस स्टेटमेंट को कहा है ड्यूक मेटरनिक ने। अगेन ड्यूक मेटरनिक यहाँ पे वापस आ जाते हैं। इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था अबाउट गिउसेप्पे मैज़नी। अगेन ड्यूक मेटरनिक इन्होंने इसलिए ऐसा कहा, इस पर क्वेश्चन आता है, इन्होंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि जब भी फ्रांस में कुछ भी रेवोल्यूशन होता है तो रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी रेवोल्यूशंस या फिर अपहीवल या फिर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं बिकॉज लोग इंस्पायर हो जाते हैं इन रेवोल्यूशन से जो कि फ्रांस में टेक प्लेस होता है। देन सेकेंड अपहीवल टू प्लेस इन बेल्जियम। तो बेल्जियम जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से जुड़ा हुआ था उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन ली और ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ग्रीक वॉर जो है बेसिकली हम ग्रीस कंट्री की बात कर रहे हैं जो कि यूरोप और एशिया के बॉर्डर में है और ये उस समय की बात है जब ग्रीस ऑटोमन एम्पायर का एक पार्ट था और ये ऑटोमन एम्पायर के रूल के अंडर में था। तो यहाँ पे मेन दो रिलीजन्स फॉलो की जा रही थी, दैट वाज क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। सो हियर व्हाट हैपेंड, जो क्रिश्चियंस के लिए ग्रीस है इट वाज लाइक कार्डल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन। जैसे कि एक एंशियंट रिलीजियस प्लेस है, जैसे इंडिया में हमारे लिए वृंदावन है, बनारस है, तो वैसे ही ये क्रिश्चियंस के लिए जो है ये एक कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस प्लेस था उन लोगों के लिए, लेकिन ये अंडर ऑटोमन एम्पायर के रूल में था जो कि इस्लामिक कंट्री थी, जो कि इस्लाम टर्क्स के अंडर में ये रूल चलता था। सो
व्हाट हैपेंड कि लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रेवोल्यूशन करना शुरू किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया, यहाँ पे एक वॉर हुई। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंसान का नाम है जिसका नाम है लॉर्ड बायरन, एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट, जिन्होंने भी इसमें पार्ट लिया था। तो ये इम्पॉर्टेंट आ सकता है टर्म कि हु वॉज वन पोएट एसोसिएटेड विद ग्रीक वॉर, तो ये इसके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सो यहाँ पे फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 में ये घोषणा हो जाती है कि ग्रीस जो है अब इंडिपेंडेंट हो चुका है और ये जो है ऑटोमन एम्पायर के रूल से मुक्त हो जाता है। सो दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये हमारे 3 मेन रेवोल्यूशंस हैं जो कि 1830 से 1848 के बीच में हुए हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द ब्रेन गेन। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।